सुएज कनाल टोटल 193 किलोमीटर लॉन्ग है और 300 फीट चौड़ा है। इंग्लैंड के पास तो उतना फौजी था नहीं, तो फिर फौजी वो एशियन जो कंट्रीज है जहाँ पे इन्होंने कॉलोनी बनाया, खास करके इंडिया से लेके गए थे। और इस कनाल के लिए ही मतलब इंग्लैंड का एक तरीके से जीतना पॉसिबल हो पाया था। वहाँ पे इसराइल देश का स्थापना किया जाता है। जो ज्यूस लोग थे, यहूदी थे, यहूदियों के लिए, ज्यूस के लिए वहाँ पे इसराइल देश का स्थापना होता है, जिसके राशिया और यूएसएसआर ने भी बोल दिया कि आप इसको तंग मत करो, इसको इलाका खाली करवाओ, नहीं तो हम इंग्लैंड के ऊपर लंदन में न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो आप सोच रहे हो कि सुएज क्राइसिस को लेके एक न्यूक्लियर अटैक का भी थ्रेट आ गया था। वो 6 दिन तक फंसा रहा था, उसके वजह से हर घंटा 400 मिलियन यूएसडी डॉलर का नुकसान हो रहा था। मतलब आप इसका अहमियत समझ सकते हो कि सुएज कनाल में किस हिसाब से ट्रेडिंग होता है, सुएज कनाल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हेलो एंड वेलकम गाइस। 17 नवंबर 1869 दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड शिपिंग कनाल का उद्घाटन होता है, जिसका नाम है सुएज कनाल। और ये सुएज कनाल जो रेड सी है, रेड सी से मेडिटेरियन सी को जोड़ने का काम करता है। और इसके बीच जो सुएज कनाल है, इसके बीच 2 लेक आता है, एक है ग्रेट बीटा लेक और एक है लेक तिम्सा। ये सुएज कनाल टोटल 193 किलोमीटर लॉन्ग है और 300 फीट चौड़ा है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इतना बड़ा कनाल को बनाने के पीछे वजह क्या था और क्या क्या पॉलिटिकल इशूज रहे इस कनाल को लेके। और जब कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर के दौरान इस सुएज कनाल को लेके क्या क्राइसिस हुआ था और इस दौरान कैसे एक कोल्ड वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल सकता था रशिया और यूएसए के बीच में। सुएज कनाल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था फर्डिनांड द लेसेप्स को, और इस कनाल को बनाने में तकरीबन 10 साल का वक्त लग गया था। और इस कनाल का जो भी खर्चा है बनाने का, वो आया था इसका शेयर होल्डर के थ्रू। और इसमें से बड़ा एक शेयर था जो इजिप्ट का, जो पासा है, पासा मतलब वहाँ का एक पोस्ट होता है, तकरीबन वाइस रॉय के बराबर होता है पोस्ट, उसके पास। सुएज कनाल को बनाने के पीछे जो कारण था वो था जो शिपिंग रूट है एशिया से यूरोप जाने का, उसको पहले जाना पड़ता था, अफ्रीका को पूरा घूम के जाना पड़ता था। तो उसमें बहुत सारा वक्त लग जाता था, बहुत सारे रिसोर्स मतलब लग जाता था, खर्चा भी बहुत आता था, और जो सामान है उसको पहुंचने में बहुत डिले हो रहा था। तो ये जो कनाल है, आप अगर देखोगे, ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ देता है। मेडिटेरियन सी मतलब यूरोप के बीचों बीच नीचे साउथ में एक सी है, और जो रेड सी है वो इंडियन ओशन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इस वजह से एशिया से यूरोप के बीच में जो आवाजाही है शिपों का, वो थोड़ा आसान हो गया और उसको उतना घूमना नहीं पड़ रहा था। पूरा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को पूरा घूम के जाना पड़ रहा था, तो वो नहीं पड़ रहा था। इस कनाल में जो दक्षिण की तरफ जो रेड सी है, उसके तरफ जो पोर्ट आता है उसका नाम है पोर्ट सुएज, और जो मेडिटेरियन सी नॉर्थ की तरफ जो पोर्ट आता है उसका नाम है पोर्ट सैद। इनिशियली इस कनाल को बनाने का बात बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन इस कनाल को जो बनना था, इसमें सबसे बड़ा रुकावट डाल रहा था इंग्लैंड या फिर यूके। क्योंकि यूके या फिर इंग्लैंड को लग रहा था कि ये कनाल अगर बन गया तो यूरोप का जो भी पावर्स है, जो कॉलोनी ऑलरेडी थोड़ा बहुत बना चुके हैं एशियन कंट्रीज में, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा वहाँ पे जाना। तो इसीलिए इंग्लैंड नहीं चाहता था कि दूसरा जो भी कंट्रीज है यूरोप का, वो एशिया आए और व्यापार करे, बिजनेस करे या फिर कॉलोनी बनाए। तो इंग्लैंड इसीलिए इनिशियली इसमें रुकावट डाल रहा था। हालांकि कनाल बनने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा इंग्लैंड को ही मिला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी फौजी थे, इंग्लैंड के पास तो उतना फौजी था नहीं, तो फिर फौजी वो एशियन जो कंट्रीज है जहाँ पे इन्होंने कॉलोनी बनाया, खास करके इंडिया से लेके गए थे। और इस कनाल के लिए ही मतलब इंग्लैंड का एक तरीके से जीतना पॉसिबल हो पाया था, क्योंकि वो बहुत जल्दी फौजी को, जो भी सोल्जर्स है, वो भी रिसोर्स है, वो बहुत जल्दी इस कनाल के थ्रू यूरोप ले जा पा रहे थे और वहाँ पे काम पे लगा पा रहे थे युद्ध में। साल आता है 1875, तब इजिप्ट में थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, इसीलिए वहाँ का जो भी वाइसरॉय था, जो पासा था, मतलब इस्माइल पासा, उन्होंने 44% शेयर इंग्लैंड को बेच दिया। और यहाँ से ही इंग्लैंड का दबदबा इस कनाल के ऊपर बनने लगा और इजिप्ट को इंग्लैंड ने कॉलोनी बना दिया था। फिर 1922 में इजिप्ट इंडिपेंडेंट हो जाता है इंग्लैंड से, लेकिन ये सिर्फ नाम का इंडिपेंडेंस था, काम का कुछ नहीं था। फिर भी कंट्रोल सुएज कनाल में और इजिप्ट में इंग्लैंड का ही चल रहा था। फिर 1936 में एक ट्रीटी होता है इजिप्ट के साथ इंग्लैंड का, जिसके दौरान जो कनाल है सुएज कनाल, इसका कंट्रोल रह जाता है इंग्लैंड के पास 20 साल के लिए तक, मतलब कि 1956 तक। फिर उसके बाद 1952 में यहाँ पे जो मोनार्क था,
इजिप्ट में, वो मोनार्क एक रिवोल्यूशन के दौरान चेंज हो जाता है और वहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट का स्थापना होता है और इसका जो लीडर बनता है वो होता है गमाल अब्दुल नासिर। अभी ये गमाल अब्दुल नासिर जो था ये थोड़ा सोशलिज्म में भरोसा रखने वाला आदमी था। हालांकि प्रो राशियन नहीं था, लेकिन सोशलिज्म पे बहुत इसका भरोसा था और ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानता था। इसीलिए इसका थोड़ा झुकाव बढ़ने लगा यूएसएसआर की तरफ। तब हम लोगों को पता है कि उस दौरान कोल्ड वॉर चलने लग रहा था। एक तरफ अमेरिका और उसका जो एलाइज था वो गुट था कैपिटलिज्म में मानने वाला, और एक तरफ था रशिया और उसका गुट जिसका नाम है यूएसएसआर, वो सोशलिज्म को कम्युनिज्म को मानने वाला था। तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर तब चलने लग रहा था। तो जो हमारा जो नासिर था, नासिर का थोड़ा बहुत झुकाव था रशिया की तरफ, तो इससे यूएसएसआर को प्रॉब्लम था, इंग्लैंड को भी प्रॉब्लम था। फिर 1956 में जो नासिर था, इन्होंने घोषणा किया कि हम लोग सुएज कनाल को नेशनलाइज कर रहे हैं। इससे जो भी रेवेन्यू आएगा इसको हम लगाएंगे। जो नाइल रिवर है ना इजिप्ट में, उसके ऊपर एक डैम बनाना था जिसका नाम था आसवान डैम, उसको बनाने में लगाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से नासिर का झुकाव यूएसएसआर की तरफ था, इसीलिए जब डैम बनाने के लिए नासिर भाई साहब गए थे यूएसए के पास लोन मांगने के लिए, तो इन्होंने लोन दिया नहीं, पैसा दिया नहीं। तो इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पैसा दिया नहीं तो क्या बड़ा है, तो हम लोग काम करते। 1956 में वैसे ही 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म होने वाला है इंग्लैंड के साथ, तो हम लोग इसको नेशनलाइज कर देते। वहाँ से जो भी रेवेन्यू आएगा जनरेट होगा तो उससे डैम बना लेंगे नाइल रिवर के ऊपर। हालांकि अब सब लोगों को पता है, चाहे कम्युनिज्म हो चाहे कुछ हो, तो सोशलिज्म हो, वहाँ पे जो प्रॉमिस किया जाता है वो तो होता नहीं है। बाद में फिर डैम बनाने के लिए पैसा कुछ थोड़ा बहुत हेल्प यूएसएसआर को ही करना पड़ा था। जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था उससे हुआ नहीं था डैम, तो बाद में डैम भी बना था, हालांकि यूएसएसआर के मदद से बना था। इस बीच 1947 में जो सिनाई पेनिनसुला है वो तो इजिप्ट के अंडर आता है, तो उसके साथ एक बॉर्डर आता है, वहाँ पे इजराइल देश का स्थापना किया जाता है। जो ज्यूस लोग थे, यहूदी थे, यहूदियों के लिए, ज्यूस के लिए वहाँ पे इजराइल देश का स्थापना होता है, जिसके सख्त खिलाफ था नासिर। नासिर को पहले से ही इंग्लैंड के ऊपर, यूएसए के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा कम था, सख्त था कि, और इन्होंने मदद किया था, इंग्लैंड ने खास करके मदद किया था इजराइल देश का वहाँ पे स्थापना करने के लिए। जब 1956 में नासिर साहब जब सुएज कनाल नेशनलाइज करता है, तो इससे बहुत चिढ़ गया था इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड को लग रहा था कि कनाल के ऊपर अपना कंट्रोल रहेगा तो अपना जो बिजनेस है दूसरे देशों के साथ, एशिया के साथ, वो ठीक ठाक रहेगा और यहाँ से अच्छा खासा पैसा भी, रेवेन्यू भी आ रहा था। लेकिन नासिर भाई साहब को ये नागवार था, तो उन्होंने नेशनलाइज कर दिया और इनमें किसी ने सहमति नहीं दिया। इसीलिए एक सुएज कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में 1956 अक्टूबर में, और वहाँ पे नासिर क्यों जाने वाला था? नासिर नहीं गया वहाँ पे, बाकी सारे देश गए थे, इंडिया भी गया था, जवाहरलाल नेहरू जी गए थे वहाँ पे। और जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि जो सुएज कनाल है इसको यूएनए के हवाले कर दिया जाए, यूएनए वहाँ पे रहेगा, कंट्रोल रहेगा यूएन का, किसी देश का नहीं रहेगा इंडिविजुअली, क्योंकि ये सब देशों का एक शिपिंग रूट है, तो वहाँ पे यूएन होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो नेहरू साहब थे, नेहरू साहब एक आइडियलिस्ट लीडर थे और ये उसी हिसाब से अपना डिसीजन दिया था। सुएज कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें तो नासिर साहब या फिर इजिप्ट ने हिस्सेदारी नहीं लिया था। तो मतलब ऐसा ही हो गया ना, जो जिसके देश के ऊपर से कनाल है वही देश हिस्सा नहीं लिया उसमें, तो फिर कॉन्फ्रेंस का मतलब भी क्या था? इसका कोई ठोस डिसीजन नहीं आया। तो इसके बाद उसी साल एक सिप्रेस प्रोटोकॉल के तहत, जो बहुत ही सीक्रेटली किया गया था फ्रांस, इंग्लैंड और इसराइल के बीच में, और इसमें यह तय हुआ कि इसराइल अटैक करेगा इजिप्ट के ऊपर, पूरा सिनाई जो पेनिनसुला है वो पूरा कैप्चर कर लेगा, सुएज जो कनाल है उसका एरिया भी कैप्चर कर लेगा। फिर 2-3 दिन बाद इंग्लैंड और फ्रांस आएगा मदद के लिए और बोलेगा कि ये इलाका पूरा खाली कर दो। तो इसी हिसाब से, मतलब ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से ये समझौता हुआ था, वो बहुत बाद में पता चला था, सब घटना हो जाने के बाद। तो इसराइल ने हमला कर दिया अक्टूबर एंडिंग में, शायद 28 और 29 अक्टूबर में हमला कर दिया, और 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो सिनाई पेनिनसुला है, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो, तो उसको पूरा कैप्चर कर लिया और कनाल को भी कैप्चर कर लिया। फिर इंग्लैंड ने वहाँ से बोला कि आप दोनों इस जगह को खाली कर दो। अभी ये तो समझ में आता है कि इजिप्ट का जगह है, इसराइल खाली करके चला जाए, लेकिन इजिप्ट को भी बोल रहा है कि आप भी अपने फौज वहाँ से हटा लो, और इसराइल को पूरा का पूरा मदद मिल रहा था इंग्लैंड से और फ्रांस से।
ये बात जब यूएसए को पता चला, यूएसए बहुत गुस्सा हो गया। उसने बोला कि यार हर बात मुझसे डिस्कस करके करता है, मेरा एलाइज है, नेटो का मेंबर है इंग्लैंड और फ्रांस, तो आप दोनों ने हमसे कोई डिस्कशन नहीं किया, अपने आप कुछ कर लिया। तो यूएसए नाखुश हो गया। यूएसए ने फिर कहा कि आप दोनों यहाँ से हटाओ। और यूएसए को ये डर था कि बीच में अगर रसिया कूद गया तो फिर न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। तो यूएसए को बहुत इसका भी डर था और यूएसएसआर को भी डर था, क्योंकि हाल ही में सेकेंड वर्ल्ड वॉर करके आया है। अभी 1956 से कितना साल, 10 साल हुआ होगा मुश्किल से। तो यूएसए को और यूएसएसआर को ये डर था। और बीच में यूएसएसआर ने भी बोल दिया कि आप ज़्यादा इजिप्ट को तंग मत करो, क्योंकि नासिर का तो एक अच्छा रिलेशन था यूएसएसआर के साथ, रसिया के साथ। बीच में रसिया और यूएसएसआर ने भी बोल दिया कि आप इसको तंग मत करो, इसको इलाका खाली करवाओ, नहीं तो हम इंग्लैंड के ऊपर लंदन में न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो आप सोच रहे हो कि सुएज क्राइसिस को लेके एक न्यूक्लियर अटैक का भी थ्रेट आ गया था। तो आप समझ सकते हो कि इस बात से कि कैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो कि एक न्यूक्लियर वॉर होने वाला था, वो होते होते रह गया। और समय रहते यूएसए ने एक सेंसिबल तरीके से इंग्लैंड को और फ्रांस को समझा बुझा के पीछे करवा लिया। तो ये था सुएज क्राइसिस। अभी इसमें नुकसान किसको हुआ? इंग्लैंड को हुआ। और फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ तो इजिप्ट को और यूएसएसआर को फायदा हुआ। और एक सबसे बड़ा फायदा हुआ यूएसए को, क्योंकि इस डिसीजन में जो यूएसए है, यूएसए ने बहुत दबाव बनाया इंग्लैंड के ऊपर कि आप ऐसा मत करो। इसराइल के ऊपर, फ्रांस के ऊपर भी दबाव बनाया कि आप ऐसा मत करो। और ये लग रहा था, जो पहले का वर्ल्ड जो ऑर्डर था, वहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो पूरा दुनिया को डोमिनेट कर रहा था। जो अभी दुनिया को पूरा डोमिनेट कर रहा था, उसके ऊपर यूएसए ने डोमिनेशन कर दिया, अपना डिसीजन बनवा लिया। और धीरे धीरे एक ट्रीटी हुआ जिसके साथ धीरे धीरे जो इंग्लैंड था और फ्रांस था, अपना जो आर्मी है वहाँ से धीरे धीरे हटा लिया। और आज के टाइम पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सुएज कनाल है वो इजिप्ट में ही है। और इजिप्ट वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है, अच्छा खासा उसको टैक्स मिलता है वहाँ से। अभी जो सुएज कनाल है, इसमें पिछले साल मार्च में एक बड़ा कंटेनर शिप फंस गया था जिसका नाम था एवर गिवन। और ये एवर गिवन शिपिंग लाइन का एक शिप है, वो 6 दिन तक फंसा रहा था। उसके वजह से हर घंटा 400 मिलियन यूएसडी डॉलर का नुकसान हो रहा था। मतलब आप इसका अहमियत समझ सकते हो कि सुएज कनाल में किस हिसाब से ट्रेडिंग होता है, सुएज कनाल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और 6 दिन तक दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ, तकरीबन 450 से 500 शिप का लाइन लग गया था। और जो 6 दिन का टोटल नुकसान है, तो इसका अगर टोटल भी करोगे आप, तो आप देखोगे बहुत सारे जो कंट्रीज है देश में, उसका भी मिला लोगे ना, तो उसका जो जीडीपी है वो जीडीपी से भी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये था सुएज कनाल का इतिहास, जिसको बनाया क्यों गया था, उसको लेके पॉलिटिकल इश्यूज क्या क्या हुआ था, और कोल्ड वॉर के टाइम पे सुएज क्राइसिस कैसे हुआ था, इस बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। तब तक के लिए आप सब लोग अपने ध्यान रखिए, ठीक रहिए और शुक्रिया, नमस्ते।